नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खांखला। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण, सबसे पहली चर्चा हमारे यही होनी चाहिए कि वर्ण होता क्या है। तो भाषा जो होती है, लैंग्वेज, उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? वर्ण होता है। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है वर्ण। उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। सार्थक का यहां तात्पर्य यह है कि इसका कोई अर्थ निकलता है। महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। तो दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात गौर करने वाली यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन आता है आपके एबीसीडी में, तो आपको ध्यान रखना है वर्ण। और लिखित रूप में, देखो, लिखित रूप में है वर्ण और उच्चारित रूप में है ध्वनि। और लिखित उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी वर्ण और भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, जिस क्या होती है? सार्थक। देखो, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे आप बोलोगे क, ख, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जबकि शब्द बोला आपने मनोरम, तो इसका क्या है? एक अर्थ निकल रहा है। तो सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। जबकि महर्षि पाणिनि ने क्या बताया है? सबसे छोटी इकाई है जो सार्थक है वो क्या है? वाक्य। इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा है मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो, यहां पर आपके ए, आ, क, च इत्यादि, तो ये आपको यहां पर गौर करना है कि दोस्तों कि कौन से शब्द हैं जिनको आप क्या कहोगे, कौन से वर्ण हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यहां लिखोगे क, ये हलंत वाला क, च, ये सब वर्ण कहलाएंगे। जैसे च, छ, ज, ये सभी वर्ण कहलाएंगे। इसका और आगे टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जबकि ऐसे लिखा हो क, तो इसका टुकड़ा किया जा सकता है क प्लस ए, मिलकर क्या हुआ है? क बना है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 व्यंजन है। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह ध्वनियां जो क्या है? वाहित नहीं होती, अंग और अ है। आगे ध्यान रखना, एक अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है जो ये आपका अ, जिसको आप बोलते हो कॉलेज, तो न तो आ है न ओ है। ये जो शब्द है ये क्या है? अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया हुआ है। आगे आते हैं दो उत्क्षिप्त जो स्वर है। तो ये ध्यान रखना, दो उत्क्षिप्त जो वर्ण हैं उनको बोलते हैं ढ और ढ। ये शब्द क्या है? बोलते हैं तो जीभ क्या होती है? उछलती है। इनको बोलते वक्त, इन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जीभ क्या है? उछलती है। और 4 जो है वो है संयुक्ताक्षर। ये आपको ध्यान रखना है, 4 संयुक्ताक्षर वर्ण है। जैसे आपको ध्यान रखना है श, तो इसमें आपको ध्यान देना है क, श, षटकोण वाला श प्लस ए, ये मिलकर क्या बना है? श बना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है त्रय, त्रय जो बना है वो तय र प्लस ए,
तो ये बना है त्र। ऐसे ही आपका आता है गे, तो गे है वो आपका बना है जय प्लस ण प्लस ए। ऐसे ही आपके आता है श्रय, तो ये बना है से प्लस रे प्लस ए, तो ये क्या बना है श्रय। तो इनमें इन वर्णों के निर्माण में अन्य वर्णों का उपयोग किया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। और 5 जो है वो है अरबी और फारसी के वर्ण, जैसे ये क ख ग जय और फे, इनके यहां पर ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको कहते हैं नुक्ता। क्या होता है दोस्तों, नुक्ता। तो ये कहां से लिए गए हैं, अरबी और फारसी शब्द लिए गए हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि में वर्ण को वर्ण है, ये भाई ये वर्ग नहीं है, ये वर्ण है। यहां गौर करना, वर्णों की कुल संख्या क्या है, 52 है, जबकि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, ये भी वर्ण है, 44 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है हिंदी वर्णमाला में। तो यहां आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52, और हिंदी में कितनी है दोस्तों, तो ये है 44। आगे हम बात करते हैं कि वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिनमें 2 पार्ट हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वर्ण, आकाश या परलोक। परिभाषा में आपको कहना है कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, यानी आप इनका उच्चारण करते वक्त मुंह में किसी भी प्रकार का अवधान या व्यवधान नहीं आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो सभी जो आपके वर्ण हैं इनको क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ और औ। तो ये मात्रा ज्ञान आप लोगों को रहना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि रचना के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूलतः इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक को बोला जाता है मूल या ह्रस्व या लघु। तो ये जो है ये 4 होते हैं संख्या में। पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण कितने हैं, आपके 11 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 लघु हैं और 7 दीर्घ है। तो देखो ये ध्यान रखना, ए ई उ और री, ये चारों वर्ण हैं, ये मूल वर्ण है और इन्हें ये क्या है, स्वर है। अब देखो 2 समान स्वरों से मिलकर बना दीर्घ स्वर है, ये ध्यान रखना। ये शब्द अकेले बने हुए हैं, जो ये वर्ण है, शब्द नहीं बोलेंगे इनको, वर्ण बोलेंगे। ये वर्ण है, ये अपने आप मतलब मूल है, इनका किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। जबकि आपको ध्यान रखना है आ ई उ, तो इसमें क्या होता है, ए और आ जुड़ने पर आ का निर्माण होता है, या ए दोनों मिलने से भी आ का निर्माण होता है, या आ धन आ का निर्माण करता है। ऐसे ही ई और ई ये दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे, या बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं, या एक छोटी ई और एक बड़ी ई मिलकर क्या निर्माण करेंगे, ई का निर्माण करेंगे। ऐसे ही ऊ का निर्माण होता है। ध्यान देना दोस्तों, आपको यह पूछा जा सकता है कि सहजातीय यानी समान जाति के जो स्वर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं, और वो 3 है। कौन कौन से, देखो दीर्घ जो गुरु
इनमें की संख्या 7 है, परंतु इनमें से क्या है, 3 है, वो है सजातीय। आपको ध्यान देना है वो कौन कौन से, आ, ई और उ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं दोस्तों कि ये आपके सामने 4 वर्ण और हैं जिनका हम स्वरों में बात करते हैं, जो क्या है, असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ए, ओ, आई, औ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए का निर्माण होता है ए या आ, जो किससे मिलकर बनता है, ई या ई से। ओ का निर्माण होता है ए या आ, धन्य उ या बड़ाऊ। आई का निर्माण होता है ए या ई, धन्य ए या आई। ओ का निर्माण होता है ए या आ, धन्य ओ या औ से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल, पीछे की स्लाइड में हमने बात की थी कि कुल वर्ण कितने, जो सॉरी स्वर कितने, 11, जिनमें से 4 क्या है, 4 हैं हमारे, 4 स्वर हैं वो हैं आपके मूल स्वर, और 7 हैं वो क्या है, दीर्घ स्वर। इनमें से 3 सजातीय हैं और 4 विजातीय हैं। तो ये आपके सामने कुछ विजातीय हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गुण स्वर और वृद्धि स्वर, देखो यहां पर ये ध्यान रखना, 2 हैं इनमें गुण स्वर और 2 हैं वृद्धि स्वर। अब आपके सामने यहां आ रहा है अयोगवा है ध्वनियां। तो ये आपको ध्यान देना है कौन सी अयोगवा ध्वनियां होती हैं। तो आपके सामने यहां स्क्रीन पर दिया हुआ है, उनको गौर करोगे। एक तो होता है अनुस्वार, जो किसी भी शब्द के ऊपर लगता है, तो ये अनुस्वार है। ये विसर्ग है जो किसी शब्द के आगे लगता है, और ये चंद्र बिंदु है। ये आजकल विलुप्त हो चुका है, बहुत ही कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदु, विसर्ग और अनुस्वार, ये अयोगवाह ध्वनियों का निर्माण करते हैं, और ये क्या है, 2 हैं। और अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर मैंने आपको बताया था अ, यानी कॉलेज, तो आप इसको कॉलेज बोलते हो। ये थोड़ा सा न तो आ है और न ओ है, इसके बीच की ये ध्वनि है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपके सामने यहां पर स्वरों के उच्चारण स्थान से संबंधित एक डायग्राम बना हुआ है, जिसको आप लोग ध्यान दोगे तो देखो, नासिका से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, नाक से, यहां से जिनका उच्चारण हो रहा है, उनको कहते हैं अंग और अ, अंग और अ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नाक से उच्चारित होते हैं। मूर्धा, मूर्धा का मतलब है जैसे जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी जिसको आप जो तालू बोलते हो, वो तालू आगे का हिस्सा होता है, दांत के जस्ट ऊपर जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ये वाला हिस्सा। तो ये ध्यान रखना, री और तालू, यानी आपके कंठ से पहले का जो हिस्सा है उसको कहते हैं ई, और ई जहां से उच्चारित होता है उसको कहते हैं तालु, ये वाला हिस्सा। और कंठ से है ए, आ, अह, ये जो कंठ से उच्चारित होते हैं। और यहां पर ध्यान रखना, होठों से होता है ऊ और ऊ। ये देखो आप लोग ध्यान देना, इनका उच्चारण करोगे तो जहां से आपका हवा का क्या होता है, निकास होता है, वहां पर जहां से आप बोल रहे हो, तो वो स्थान उसका उच्चारण स्थान है जहां से आवाज निकल रही है आपकी। ए और आई, ये कंठ और तालु दोनों का उपयोग किया जाता है, यहां से निकलता है। और ओ और औ, ये होठ का भी हो रहा है और कंठ का भी हो रहा है, इन दोनों का इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि दंत से इसमें उच्चारण नहीं होता स्वरों का, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। स्वरों का उच्चारण स्थान, इसका एक बार ये आप रिपीट भी कर लो कि आपको ये ध्यान में रहे कि कहां से किसका उच्चारण हो रहा है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि ये आपको सारणी दी हुई है, ए आ ए ये कंठ से, और ई ई ये तालु से, और ऊ ऊ ये ओष्ठ यानी होठ से, री मूर्धा से, ए आई कंठ तालु से, और ओ औ कंठों यानी कंठ और होठों से, दोनों से इनका उच्चारण होता है। और अंग और अह, अंग है वो नासिका से
और ए ये अनुनासिक होता है। जैसे आप अंधेरा, ठीक है ना, ए है, मतलब ए और है दोनों साथ में बोले जाते हैं, ये अनुनासिक है, ये इनका उच्चारण आपको याद रखना जरूरी है। तो आपको ध्यान देना है स्वरों का वर्गीकरण, ये अभी चर्चा करके उत्पत्ति के आधार पर मूल, ह्रस्व, लघु और दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखो लघु या दीर्घ दो भागों में, लघु कितने 4 और दीर्घ कितने 7। लघु में कौन कौन से है, ए ई उ री, और दीर्घ स्वर में है आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये आप लोगों को ध्यान देने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान देना है ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ह्रस्व, लघु स्वर वे स्वर जिनमें उच्चारण में एक मात्रा जितना भी समय लगता है, मतलब एक मात्रा होती है उतना समय लगता है, ए ई उ री। और दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा होती है उतना समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लुत स्वर वे उच्चारण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लिखा तो ओम ये जाता है, परंतु उच्चारण इस तरीके से किया जाता है, यानी ओ उ और मैं इनका साथ में उच्चारण किया जाता है, तब स्वर बनता है ओम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहां ध्यान देना कि जीभ जब आप बोलते हो तब कहां टच होती है, उसी के आधार पर वे स्वर जिनका जीवा आगे का भाग सक्रिय रहता है उनको अग्र स्वर बोलते हैं, और ये 5 होते हैं। कौन से, ई ई री ए ऐ। ये जो आपके पांचों हैं ये अग्र स्वर है। इसमें आप बोलोगे तो जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो उपयोग में आ रहा है। मध्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के मध्य भाग सक्रिय होता है, ए ये एक ही है। और पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के पीछे का भाग सक्रिय रहता है, जैसे आ उ ओ औ आ। ये जो अंग्रेजी से लिया गया ये, तो ये क्या है, पश्च। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जीवा का पीछे का हिस्सा है वो उपयोग में आ रहा है। यहां से आगे आता है मुखाकृति के आधार पर। मुख की कैसी आकृति होती है उसी के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जैसे संवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है। क्या होता है, सबसे कम खुलता है। जैसे ई ई उ री, इसमें क्या होता है, मुंह बंद रहता है ज्यादातर, तो इसमें बहुत कम खुलता है। अर्थ संवृत स्वर ए और ओ, इसमें क्या होता है, कुछ मुंह ज्यादा खुलता है। और इसके बाद में आता है अर्ध विवृत स्वर, इसमें क्या होता है, मुंह है वो आधा खुलता है, ए ओ। और विवृत स्वर वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख विवर सबसे अधिक खुलता है, और यह होता है आ बोलते वक्त ध्यान दो आप, पूरा मुख खुलता है। और ए ओ, इसमें आधा मुख खुलता है। और ए और ओ इसमें क्या है, थोड़ा कम खुलता है। और संवृत स्वर जो ए ई उ और री, इसमें बहुत कम खुलता है मुंह। आगे हम बात करते हैं औष्ठाकृति के आधार पर। होठों की कैसी आकृति होती है उसके आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आता है आपका वृत्ताकार, वृत्तमुखी और वर्तुलित। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ ओ औ। अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी, अवर्तुलित,
ये 7 होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता, जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ। ये है, इनमें क्या है, होठों का आकार है वो गोल नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि जो वृत्ताकार हैं वो 4 हैं और अवृत्ताकार या अवृतुलित है वो है 7। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जाति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, जाति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सहजातीय दीर्घ स्वर, क्योंकि आपको ध्यान रखना है दीर्घ स्वर को ही 2 भागों में बांटा गया है। सहजातीय यानी समान जो वर्ण है उनका उपयोग करके जिस स्वर का निर्माण होता है वो सहजातीय दीर्घ स्वर है, और जिनमें समान स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता वो होता है विजातीय स्वर। तो विजातीय दीर्घ स्वर कितने, 4, और सजातीय कितने, 3। तो टोटल कितने हो गए, 7 स्वर हो गए, जो कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। कौन से दोस्तों, दीर्घ स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है उनको 2 भागों में बांटा गया है, और वो है अनुनासिक। तो ध्यान रखना अनुनासिक कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार रिपीट हो जाते हैं। अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक बनाने के लिए स्वरों की शिरोरेखा पर अनुस्वार चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है। जैसे ये देखो, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना हर स्वर पे, तो इनको क्या कह देते हैं, अनुनासिक। जो नाक से और मुंह से दोनों से बोला जाता है, ए, ओ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। और ये क्या है, निरुनासिक या अनुनासिक। इसका मतलब होता है सभी स्वर निरुनासिक या अनुनासिक होते हैं, यानी जिनमें यदि चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगने पर ये अनुनासिक होते हैं, नहीं तो सभी स्वर क्या होते हैं, निरुनासिक होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहे। लगातार टीम खांखला आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप लोग इस वीडियो को देखोगे और ये होमवर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे। धन्यवाद दोस्तों।